हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। मेरा नाम है शिवम सक्सेना। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम फरवरी 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट्स, कोई इंडेक्स या कोई नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, जो भी न्यूज में रहा हो फरवरी 2026 के अंदर, उसको इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर जो है कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके एनडीए सीडीएस एग्जाम जो कि 2026 का पहला वाला है उसमें काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसी सीरीज में सबसे पहले न्यूज पर आते हैं, दैट इज ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। रिसेंटली पार्लियामेंट की जो है ज्वाइंट सिटिंग बैठी थी, ठीक है। तो ज्वाइंट सिटिंग का एक प्रोविजन होता है कि हमेशा जब भी ज्वाइंट सिटिंग बैठती है ना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको लेके कुछ कुछ प्रावधान है। तो आर्टिकल 87 ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द प्रेसिडेंट टू एड्रेस बोथ हाउसेस of the parliament assemblies at the commencement of the first session after general election and the first session of the each year। जब भी इलेक्शन ईयर होता है, उस साल जब भी पहला सेशन होता है किसी भी हाउस का, वो हमेशा प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो उसको स्टार्ट करते हैं। और बजट का जो भी सबसे पहला सेशन होता है वो भी आपका जो है कौन स्टार्ट करता है, सबसे पहला सेशन प्रेसिडेंट ही स्टार्ट करते हैं। तो ज्वाइंट सेशन क्या होता है बेसिकली, जिसमें दोनों ही हाउसेज एक साथ बैठ जाते हैं। अब ये कंडीशन कब हो सकती है, ये कंडीशन हो सकती है आपकी आर्टिकल नंबर 108 के अंदर, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव डेडलॉक। मतलब जब भी आपको देश के अंदर कोई कानून बनाना होता है, तो आपको पहले वो एक हाउस से बिल पास करना पड़ता है, फिर दूसरे हाउस से बिल पास करना पड़ता है, फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है, तब जाके कहीं वो एक्ट बन पाता है। तो दोनों हाउसेज से पास करना जरूरी है। अब सपोज करो किसी भी एक हाउस ने, मोस्टली टाइम्स वो लोकसभा ही होती है, अगर एक हाउस ने जो है बिल पास कर दिया और दूसरे हाउस ने बिल पास नहीं करा, तो वो तो डेडलॉक क्रिएट हो गया। अब वो कानून तो बन नहीं पा रहा है, तो इसीलिए जो है ज्वाइंट सिटिंग का जो है प्रोविजन रखा गया है। तो आर्टिकल नंबर 108 के अंदर क्या बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द डेडलॉक्स बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट, किसी भी ऑर्डिनरी बिल को लेके। अब प्रेसिडेंट जो है यही केवल समन करते हैं, जो हमारी जो भी ऑपोजिशन जो आपकी पार्टी रहती है, लोकसभा जो है ये सबसे पहली बार जो है बोलेगी प्रेसिडेंट साहब को कि भाई एक ज्वाइंट सेशन जो है आप प्लीज बुला दीजिए, हमें एक बिल पास करवाना है। तो ओनली प्रेसिडेंट कैन समन द ज्वाइंट सेशन कि भैया दोनों के दोनों आके बैठो, तब उस बिल पे जो है डिस्कशन किया जाता है, वोटिंग किया जाता है। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है ज्वाइंट सेशन बिठा के जो है ना, पूरा डेलिब्रेट करने का, ये हमारे कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। ये लोकसभा की एक किताब है बेसिकली, जिसको बोलते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कोड ऑफ बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, रॉबकॉप के नाम से भी जाना जाता है ये, ठीक है। इसके अंदर जो है ये बोला गया है कि डेप्यूटी स्पीकर जो है वो बाकी सारी जो है मीटिंग जो है चेयरमैन बनेंगे इनके। तो डेप्यूटी जो आपके स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वही जो है ज्वाइंट सेशन को हेड करते हैं बेसिकली। उसके अलावा क्या पहले कभी इंडिया के अंदर ज्वाइंट सेशन हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है। डाउरी प्रोविजन बिल को लेके आया है, बैंकिंग सर्विस कमेटी को लेके आया था, और पोटा आपका प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल जो आया था 2002 के अंदर, इन तीनों को लेके जो है ज्वाइंट सेशन बैठाया गया है, ठीक है। तो इसी के अंदर जो है ये भी क्यों न्यूज में आया, क्योंकि जब अभी ये जो ज्वाइंट सेशन बैठा था ना बजट वाला, तो इसके अंदर बेसिकली अपोजिशन ने कुछ नॉन आपका प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था, तो इसलिए जो है ये न्यूज में आया, राइट। और हमारे साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन तो दे ही रखा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की रिसेंटली डिमांड उठाई गई है, ठीक है, कि भैया ये बनाया जाए, और इसकी जो है क्वेश्चनिंग जो है सबसे पहली बार अभी 0 आवर के अंदर गई गई राज्यसभा के अंदर। तो पहले इसको समझते हैं कि बेसिकली है क्या नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसको सबसे पहले स्टार्ट किया था 1961 के अंदर। क्यों स्टार्ट किया था? टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, कम्युनल हार्मनी, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में जो है फ्रिक्शन ना रहे, आराम से हार्मोनिकली जो है शांति से काम चलता रहे। दिस शोज यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी टू एड्रेसेस इशू दैट थ्रेटन कंट्रीज सोशल कोहेजन। अगर हमारी सामाजिक लेवल पे कोई भी जो है दिक्कतें आती हैं, तो बेसिकली उनको हमें खत्म करने, जैसे जातिवाद वगैरह है, ठीक है, ऑपरेशन उसका इतना ज्यादा होता है, तो कास्टिज्म इतना ज्यादा है, तो इसके डिफरेंस को कम करने के लिए जो है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो है 1961 के अंदर बनाई। अब 2013 तक जो है ये बढ़िया काम कर रहा था, उसके बाद से जो है इसकी कोई ज्यादा मीटिंग नहीं हुई। तो रिसेंटली जो है 0 आवर के अंदर जो है क्वेश्चन पूछा गया। अब ये 0 आवर क्या होता है? पार्लियामेंट के अंदर जो दिन का जो पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है ना, उसमें जो है सुबह 11 बजे से काम धंधा इनका शुरू होता है। तो 11 से 12 वाला जो टाइम होता है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर, जिसमें जो है ऑपोजिशन है वो बेसिकली जो सेंटर में गवर्नमेंट है, जो मेजोरिटी होल्डर है, उससे जो है क्वेश्चन पूछते हैं डे टू डे एक्टिविटी पे, जो भी पॉलिसीज लेके हैं, ठीक है, ग्रांट्स को लेके हैं, उनके ऊपर सवाल विवाद किया जाता है क्वेश्चन आवर के अंदर।
उसके बाद जो है 12 से लेके जो आपका 1 तक का जो टाइम पीरियड होता है ये होता है आपका 0 आवर। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो अपोजिशन के मेंबर्स होते हैं या कोई भी अगर पार्टी का भी मेंबर होता है तो वो क्या करता है, वो सरकार की राय जानना चाहता है किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, राइट, या कुछ वो पक्ष रखना चाहता है कि हमें ये चीज बहुत जरूरी है। ऑल्दो जो स्पीकर होता है वो डिसाइड करता है कि ये इंपॉर्टेंट अभी डिस्कस करना है कि नहीं करना है। तो 0 आवर जो है ये इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, बेसिकली कहीं पर भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं मिलेगा। ये जो है दिन में 12 बजे स्टार्ट होता है, क्वेश्चन आवर के बाद स्टार्ट होता है और 30 मिनट तक चलता है बेसिकली, जिसके अंदर जो भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो अर्जेंट जो है कोई कंडीशन रेज करते हैं कि भैया पब्लिक इशू विदाउट नोटिस, कि भाई कोई अर्जेंट मैटर है जिनका रिलेशन पूरा का पूरा पब्लिकली जुड़ा हुआ है तो आपको जो है उसको लेकर बात करनी है, ठीक है। तो ये जो डिस्कशन है ये स्पीकर डिसाइड करता है कि भाई वाकई में इस पे डिस्कशन करने लायक मुद्दा है कि नहीं है, राइट। तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो है आपका चर्चा में चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका संपूर्णता अभियान 2.0। तो रिसेंटली नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान का जो है दूसरा कैंपेन जो है लॉन्च करा है 2026 के अंदर। बेसिकली ये कैंपेन जो है ये क्यों बनाया गया है, टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट इन द बैकवर्ड रीजन, ऐसे एरियाज जहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, रोड कंस्ट्रक्शन या कुछ भी रहे, ठीक है, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं चल रहा है या वाटर सप्लाई के इश्यूज हैं, तो उसको जो है ठीक किया जाए कुछ प्राइमरी इंडिकेटर्स को लेके, ठीक है। तो ये इनिशियल जो इसका जो सबसे पहला फेज 1 था उसको 2018 के अंदर बेसिकली लॉन्च किया गया था, जिसमें 112 डिस्ट्रिक्ट्स को थ्रू आउट द कंट्री सेलेक्ट किया गया कि हम इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, राइट। अब जो वो जो बेसिकली इंडिकेटर्स होते हैं जिन पे ध्यान देना होता है वो क्या क्या है, आपके हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को लेके हुआ, एजुकेशन को लेके हो गया, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स को लेके, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए जो है अलग अलग पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जाती हैं। तो संपूर्णता अभियान 2.0 इज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत विस्तार। तो हमारा जो रिसेंटली अभी जो बजट आया यूनियन बजट 2026 के लिए हैज प्रपोज्ड भारत विस्तार। ये भारत विस्तार क्या है, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एसेस एग्रीकल्चरल रिसोर्स। बेसिकली एक इनिशिएटिव, एक प्लेटफॉर्म है, इसको ही बोलते हैं भारत विस्तार फीचर। क्या क्या है इसके अंदर, मल्टीलिंगुअल एआई टूल, मतलब जितनी भी फार्मर्स को जिस भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसको उसकी अपनी भाषा, लोकल भाषा में मिल जाएगी, तो समझने में आसानी रहेगी। और इनिशियली अभी जो लॉन्च किया गया है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में किया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एग्री स्टैक इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेट द पोर्टल्स कि भाई किसके पास कितना सिस्टम है, किस तरीके से एआई को यूज किया जाएगा, या जो भी हमारी आईसीएआर जो भी पॉलिसीज लेके आती है उनको किस तरीके से अच्छी तरह से किसानों को समझाया जा सके, तो वो इनिशिएटिव भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। एनहेंस फार्म्स प्रोडक्टिविटी, फार्म्स की प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा और रिस्क को बेसिकली रिड्यूस किया जाएगा, फंड्स किस तरीके से एलोकेट किए जाएंगे, तो वो प्रॉपर एक जो है प्लेटफॉर्म जो है इनिशिएटिव आपका लॉन्च किया गया है, राइट। तो भारत विस्तार आपका एग्रीकल्चर फीचर्स के साथ जुड़ा हुआ है, एआई प्लेटफॉर्म है बेसिकली है कि एआई को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका भारत टैक्सी। जैसे आपने ओला और उबर जैसी कंपनीज देखी हैं, राइट, जो कार पुलिंग और शेयरिंग में जो यूज करते हो आप इधर से उधर जाने के लिए, डेली कम्युनिकेशन के लिए, तो हमारी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है भारत टैक्सी, इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म। तो होता क्या है इसका फीचर, बेसिकली कोऑपरेटिव बेस्ड है, रजिस्टर्ड अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंदर जो आया था कि मल्टीपल लोग जो है वो आपस में ही एक दूसरे का कोऑपरेशन करेंगे, जैसे कार पुलिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, राइट। ड्राइव एम्पावरमेंट, जिसमें जो ड्राइवर्स होगा वो बेसिकली पूरा का पूरा ओनर रहेगा, ऑपरेशन वैल्यू क्रिएशन सब रहेगी उसी की रहेगी। फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस की जहां पर भी ऑपरेट करना चाहे आराम से कर सकते हैं, कोई आपके लिए एक्सक्लूसिविटी क्लॉज नहीं है कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा या इतना हमारा कमीशन होगा, कोई कमीशन नहीं है, ठीक है। तो जैसे ओला और उबर है वैसे ही होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है आपका भारत टैक्सी। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल अगेंस्ट द स्पीकर ऑफ लोकसभा। रिसेंटली एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया। अब सबसे पहली बात तो ये समझो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं, किसी भी अलग पोस्ट के खिलाफ भी निकाला जा सकता है। तो यहां पर जो निकाला गया वो रिमूवल के लिए निकाला गया। किसके रिमूवल के लिए? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के जो स्पीकर हैं। तो ये क्या चल रहा है बेसिकली, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ इंडियाज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब जो लोकसभा है बेसिकली हाउस ऑफ पीपल या हाउस ऑफ कॉमन्स, इसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसी को बोलते हैं स्पीकर। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सेरेमोनियल हेड होता है वो पूरे के पूरे हाउस का। अगर वो नहीं है तो उनके जितने भी काम है वो या जो भी फंक्शंस है वो डेप्यूटी स्पीकर करता है बेसिकली। तो आर्टिकल नंबर 93 जो हमारे संविधान के अंदर है वो साफ साफ बताता है कि आपको इन्हीं दोनों का जो है इलेक्शन कराना होता है।
तो मोस्टली जो मेजॉरिटी होल्डिंग जो मेजॉरिटी सीट्स वाली जो आपकी पार्टी रहती है वहीं से बेसिकली इनका भी इलेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो रूलिंग पार्टी में से ही मोस्टली ये बिलोंग करते हैं हमेशा। तो आर्टिकल नंबर 94 का यूज किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर। तो ये जो आर्टिकल्स आ रहे हैं ना, ये ध्यान रखने हैं आपको कि कहां पर जो है आपका लोकसभा के स्पीकर की जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में बात करी है, या उसके इलेक्शन जो है कौन से आर्टिकल के अंदर डिफाइंड है, या उसका रिमूवल जो है कौन से आर्टिकल के अंदर होता है, आर्टिकल 94 के अंदर होता है आपका। अब इसको भी इनिशिएट करने के लिए ना भैया, अगर आपको वाकई में रिमूव करना है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम सपोर्ट चाहिए 50 लोगों का। जब मिनिमम सपोर्ट 50 लोग करेंगे तब जाके कहीं ये डिस्कशन के लिए बिल आएगा, और जब ये बिल को आप नॉमिनेट करेंगे 50 लोग मिलकर, है ना, तब जाके वो 14 दिन का एक नोटिस देना पड़ेगा पहले स्पीकर साहब को कि भैया हम आपके लिए जो है आपको हटाने के लिए एक ऐसे ऐसे नोटिस ला रहे हैं, 14 दिन के बाद जो है सुनवाई स्टार्ट करेंगे। तो 14 दिन का जो है रिटर्न नोटिस भी आपको देना बहुत जरूरी है रिजोल्यूशन को पास करने से पहले। अब अगर ये रिजोल्यूशन 50 लोग लेके आते हैं और ये पास हुआ, फिर क्या होगा, इसको इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा आपको। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब कि अगर टोटल लोकसभा के अंदर आपके पास 550 सीट्स हैं, ठीक है, तो उसमें से 5 तो फिलहाल खाली हैं, 545 है टोटल, तो ये सभी लोग प्रेजेंट होने चाहिए। 2/3 की मेजोरिटी से इसको पास करना पड़ेगा। अगर ये 2/3 की मेजोरिटी से पास हो गया तो फिर क्या होगा भाई, आपका जो स्पीकर साहब है ये रिमूव हो जाएंगे। लेकिन ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे, भले ही ये स्पीकर की पोस्ट से हट जाएं, लेकिन ये ही विल कंटिन्यू एज द एमपी, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं हमारे स्पीकर साहब को लेकर, न्यूज में चल रहे थे, इसलिए आर्टिकल्स को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ये बेसिकली निकाला जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर क्या देखा जाता है कि जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, मतलब जो सरकारी दफ्तर होते हैं, उनके अंदर जो करप्शन है वो कितना बढ़ रहा है ना, कितना ज्यादा बढ़ रहा है, कौन से देश में कितना ज्यादा करप्शन है। तो इसकी जो मेथोडोलॉजी होती है जो बेसिकली वो 182 कंट्रीज का पूरा डेटा देखती है, ठीक है। और उसमें जो जिसकी रैंकिंग 0 के आसपास रहेगी, जिसका आउटपुट 0 के आसपास रहेगा, वो उतना ही ज्यादा करप्टेड होगा, और जिसका वैल्यू 100 के पास होगी वो उतना ही ज्यादा क्लीन रहेगा बेसिकली। तो अभी तक टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज देखे तो बेसिकली डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, ठीक है, इनका स्कोर 89 के आसपास है, 84, 88, है ना। वर्स्ट की अगर बात करें, सबसे बर्बाद देश कौन सा चल रहा है करप्शन के मामले में, तो आपका जो है साउथ सुडान हो गया, सोमालिया हो गया, ठीक है, और क्या नाम है, इनका कुछ नहीं है, स्कोर एकदम इनका 9 देखने को मिल रहा है, 0 के पास है ये। तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो है 91। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक जो है वो 91 है, और हमारा जो स्कोर है वो बेसिकली 39 है आउट ऑफ 100। तो स्कोर तो नहीं, बट एटलीस्ट जो इसकी रैंक है वो जरूर ध्यान रखेंगे। और दूसरा, दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं सेवा तीर्थ। प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेट करा है सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर किसके साथ, कर्तव्य भवन 1 और 2 के साथ। तो बेसिकली क्या है, अलग अलग जो इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं उनकी बिल्डिंग्स अलग अलग होती हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपका नेशनल सिक्योरिटी का जो काउंसिल का जो सेक्रेटेरिएट है, कैबिनेट का जो सेक्रेटेरिएट है, तो पहले ये अलग अलग लोकेशंस पे थे, तो इनको अब एक ही बिल्डिंग के अंदर जो है तब्दील कर दिया गया है। तो उसी को बोलते हैं सेवा तीर्थ। उस भवन का नाम है सेवा तीर्थ भवन, विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो इसके अंदर आपके जो है कौन कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होगा, पीएमओ होगा, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटेरिएट होगा, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होगा। बेसिकली ये पहले अलग अलग लोकेशन पे थे, तो इनको अब कंसोलिडेट कर दिया गया है ताकि इनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस अच्छे से काम कर सके और अच्छी खासी मॉडर्न और फ्यूचर रेडी फैसिलिटी के साथ इसको रेडी कराया गया। अब जो कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 है, इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज रखी गई हैं, जैसे कि आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, फैमिली हेल्थवेयर मिनिस्ट्री हो गई, एजुकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस निकल कर आ रहे हैं, और मिनिस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को स्मूथ बनाने के लिए, उसको डिजिटली इंटीग्रेट करने के लिए बेसिकली पूरा का पूरा ये अपग्रेड किया जा रहा है, राइट। तो सेवा तीर्थ क्या आपका कर्तव्य पथ 1 और 2 उसके कर्तव्य। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लॉन्च ऑफ साही एंड बौद्ध इनिशिएटिव। तो हमारी जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है बेसिकली, उसने ये अभी रिसेंटली जो है अपना इनिशिएटिव लॉन्च करे हैं, डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव है ये बेसिकली। साही मतलब सिक्योर एआई फॉर
हेल्थ इनिशिएटिव और बौद्ध मतलब बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। तो पहली बात तो बस ये याद रखना कि ये दोनों के दोनों इनिशिएटिव जो है लॉन्च किए गए हैं किस लिए, डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव है, मतलब हेल्थ को बढ़ाने के लिए एआई को किस तरीके से यूज किया जाएगा। किसने लॉन्च करा है इसको, हेल्थ एंड फैमिली वेयर जो हमारी मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च करा है। तो सही इज अ गवर्नेंस फ्रेमवर्क, पॉलिसी कंपासेस एंड नेशनल रोड मैप फॉर रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई इन हेल्थ केयर। एआई को हम हेल्थ केयर के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये नॉलेज भी शेयर करेगा, गवर्नेंस का हब बनेगा, बेसिकली प्रमोट करेगा अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस को कि किस तरीके से हेल्थ को हम और अच्छा बना सकते हैं। एक बौद्ध इनिशिएटिव जो है ये आईआईटी कानपुर के साथ बेसिकली मिलकर बनाया गया है, जो कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ अपना सिस्टमैटिक इवोल्यूशन करके अलग अलग एआई मॉडल्स निकालता है कि हम किस अलग अलग तरीके से कैसे एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारी रेगुलर मेडिसिनल प्रैक्टिसेस के अंदर, राइट। तो हेल्थ केयर के लिए आपके दो इनिशिएटिव हैं, ये याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें, वॉइस एरा, तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है मीटी, इसने इसके अंदर बेसिकली एक डिपार्टमेंट आता है जिसको बोलते हैं डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने के अंडर बेसिकली एक छोटी डिवीजन है जिसको बोलते हैं डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन, डीआईबीडी। इसने क्या लॉन्च करा है, इसने अभी अभी वॉइस एरा लॉन्च करा है। बेसिकली ये वॉइस एरा क्या है, ये एक ओपन सोर्स एंड टू एंड वॉइस एआई स्टैक है। बेसिकली क्या है, इसमें अलग अलग लैंग्वेज के जो है डेटा इनपुट किया जाता है, मल्टी लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका इनपुट बेसिकली करके इसको एक इनिशिएटिव के रूप में लॉन्च किया गया। डिप्लॉयड ऑन द भाषणी नेशनल लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिशेस अ नेशनल एजुकेशन लेयर फॉर मल्टीलिंगुअल वॉइस एंड लैंग्वेज एआई, की एआई भी आपको अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल हो सके, सभी अलग अलग लैंग्वेज बोली के लोग जो है एआई का यूज कर सके अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। इसके बाद इट इनेबल्स द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू क्विकली डिप्लॉय वॉइस बेस्ड सिटीजन सर्विसेज, की भाई हम जो है लोकल भाषा के अंदर जो है अपना जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है वो बेसिकली आराम से पहुंचा सके, रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, एजुकेशन, लाइवलीहुड, ग्रीवेंस रिडर्सल। तो बेसिकली आपका वॉइस एरा जो है दिस वाज लॉन्च्ड बाय डीआईबीडी विच इज अंडर डीआईसी विच इज अंडर मीटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका संकल्प स्कीम। तो रिसेंटली पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कि पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी होती है, उसने क्रिटिसाइज करा है गवर्नमेंट को। क्यों क्रिटिसाइज करा है, क्योंकि ये जो संकल्प स्कीम है ये क्या है, बेसिकली स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, ठीक है। तो रिसेंटली कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कैग होता है बेसिकली वो क्या करता है, वो हर डिपार्टमेंट्स का फाइनेंस स्ट्रक्चर चेक करता है, उसको ऑडिट करता है और उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके वो प्रेसिडेंट को देता है, जो कि अल्टीमेटली पार्लियामेंट के अंदर टेबल की जाती है कि आप चेक करिए अब जो भी आपकी पुराना ग्रांट आई थी आपने कितना यूज करा, सही हुआ नहीं हुआ। तो जो पैक कमेटी है ना वो भी यही काम करती है। तो सबसे पहली बात तो ये जो संकल्प स्कीम है ये फ्लैगशिप प्रोग्राम था विच वाज इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लॉन्च किया गया था इसको 2018 के अंदर, ठीक है। और ये बोला गया था कि हम जो है 2023 तक इसको जो है कंप्लीट कर देंगे, लेकिन वो 23 तक नहीं हो पाया, तो फिर एक साल और बढ़ा दिया गया 2024। तो ये क्यों बनाया गया था, इट वाज डिजाइन टू स्ट्रेंथन शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग, की हम लोगों को छोटी छोटी स्किल्स की ट्रेनिंग दिया करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दिया करेंगे ताकि बेटर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हो सके उनका, ठीक है। और बाद में जो है इंडस्ट्रीज लिंकेज जिसके थ्रू जो है वो अगर फर्दरली उसको एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करे। और जितनी भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनको टारगेट किया जाए, बेसिकली उनका उद्धार करना ज्यादा जरूरी है। और पूरी की पूरी जो स्कीम थी इसको वर्ल्ड बैंक के थ्रू एक लोन के थ्रू फाइनेंस किया गया था, और वो लोन था लगभग आपका 33,000 करोड़ 3,300 करोड़, ठीक है। अब इसमें से कुछ शेयर जो है स्टेट का है, कुछ शेयर जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज का है जहां पर ये कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे, लेकिन बाकी जो है वो सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से उठाया जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो फाइनेंस है जो अभी तक होना चाहिए था इंप्लीमेंटेशन वो हो नहीं पाया, उसमें एक साल का डिले भी हुआ। तो इसका पूरा का पूरा फाइनेंस रिपोर्ट जो है ये पब्लिक अकाउंट कमेटी चेक कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि भैया ये ढंग से यूज नहीं हुआ है, तो इस वाली जो है क्रिटिसाइज किया गया। नाउ अगर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें तो ये इसका इनिशियली आपको मेंशन मिलेगा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर, और फिर 1921 के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। अब ये जो है लोकसभा की जो किताब है बेसिकली रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कोड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इसके अंदर बेसिकली इसका प्रोविजन दे रखा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। इसको अपॉइंट करता, इसके जो चेयरमैन होंगे पीएससी के वो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है, एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव बॉडी। और इनके जितने भी डिसीजंस होते हैं पैक कमेटी के, ये सारे के सारे एडवाइजरी नेचर के होते हैं। बेसिकली आपके जरूरी नहीं है कि आपको इनको फॉलो ही करना हो, एडवाइजरी नेचर के होते हैं, बाइंडिंग नहीं होते हैं, नॉन बाइंडिंग होते हैं। इसके अंदर आपको 22 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से 15 जो है वो लोकसभा से आएंगे और 7 जो है वो आपके राज्यसभा से आएंगे, ठीक है। एक साल का बेसिकली इनका टर्म रहता है।
क्या है पर्पस इनका? वेरीफाई करना कि भैया ये जो जितना भी पार्लियामेंट जो ग्रांट लेता है, जो फंड्स लेता है, वो सही से स्पेंड किए गए, विद इन स्कोप ऑफ डिमांड है कि नहीं है। ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर बेसिकली ये फाइनेंशियल डेटा कंक्लूजन निकालता है फिर। और इसके अंदर जो है मिनिस्टर्स जो है वो मेंबर्स नहीं हो सकते, ये आप जो है याद रखेंगे। ऐसे एक्सेप्शंस जो है आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो पैक कमेटी के अंदर आपको क्या कोई मिनिस्टर देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा यहां पर आपको। ठीक है, क्या है वही प्रॉपर जो है आपका अकाउंट्स की पूरी जानकारी रखता है और फिर जो है क्रिटिकली उसको एक्सक्यूज वगैरह वो हर चीज पे अपनी रिकमेंडेशन देता है फिर। तो पैक कमेटी न्यूज में रही, उसके बारे में देखा। संकल्प स्कीम न्यूज में रही, उसके बारे में देखा। उसके बाद नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे। इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 28 जनवरी को। ठीक है, क्यों? फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग पर्सनल डेटा एंड डिजिटल एज। भैया आज के इस डिजिटल जमाने के अंदर अपना डेटा तो कहीं पर भी सेव नहीं है, वाकई में नहीं है। तो डेटा प्राइवेसी को लेके जो है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दी गई है, इसलिए जो है 28 जनवरी को मनाया जाता है। दिस वाज इनिशिएटेड बाय, ये किसने स्टार्ट किया था? काउंसिल ऑफ यूरोप ने बेसिकली स्टार्ट किया था इसे, और फिर इसी कन्वेंशन के अंदर 108 मेंबर्स आएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा पहला लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि डेटा प्रोटेक्शन को लेके है। तो मोटा मोटा बस याद रखो, इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे कब है? 28 जनवरी को है आपका। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडिया टू चेयर किम्बर्ले प्रोसेस। ये किम्बर्ले प्रोसेस बेसिकली क्या होता है? इट इज अ मल्टीनेशनल इनिशिएटिव डिजाइन टू रेगुलेट ग्लोबल ट्रेड इन कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स। अब सबसे पहले तो जितना भी आप ये समझो कि जो किम्बर्ले प्रोसेस है वो जुड़ा हुआ है डायमंड के साथ। अब डायमंड भी एक तरीके का नहीं होता, बहुत सारे तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स, कुछ होते हैं आपके रफ डायमंड्स। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड जो होते हैं वो बहुत रफ होते हैं और अनपॉलिश्ड होते हैं। राइट, इनका अलग अलग तरीके के जो रिबल्स ग्रुप्स होते हैं वो यूज करते हैं ताकि वो इंसर्जेंसीज अलग अलग अपनी अटैक कर सके। जो इंसर्जेंट्स होते हैं बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, इलीगल तरीके से, जहां पे स्टेट जो है ध्यान नहीं दे पाता है, स्मगलिंग के थ्रू। तो इस सिस्टम के थ्रू क्या होता है, ये जो किम्बर्ले प्रोसेस है ये बेसिकली सर्टिफाई करते हैं कि कौन से रफ डायमंड्स इंटरनेशनल मार्केट में होंगे कि नहीं होंगे। तो इनका सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो रिसेंटली इसी किम्बर्ले प्रोसेस का जो हेड बना है, जो इस बार की जो मीटिंग का जो चेयरमैनशिप आएगी वो इंडिया के पास आई है। राइट, अब अगर मेजर प्रोडक्शंस की बात करें तो अंगोला हो गया, बोट्सवाना हो गया, कनाडा, इसके अलावा कॉन्गो, नामीबिया, रशिया, ये अकेले इतना गोल्ड जो है प्रोड्यूस करते हैं, गोल्ड कह रहा हूं, डायमंड जो है प्रोड्यूस करते हैं, रफ डायमंड प्रोड्यूस करते हैं, अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल रफ डायमंड्स। राइट, अब इंडिया जो है वो उतना बड़ा प्रोड्यूसर तो नहीं है, तो वो क्या करता है, मेजर इंपोर्टर बहुत है। हम लोग जो है रफ डायमंड्स बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, अराउंड 40% ऑफ द ग्लोबल इंपोर्ट्स। ठीक है, हम सबसे ज्यादा रफ डायमंड इंपोर्ट्स करते हैं। इसी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो डायमंड कटिंग इंडस्ट्री जो है वो, और पॉलिशिंग हब जो है वो बेस्ट है। कहां पर? आपको सूरत और मुंबई के अंदर बेस्ट हब देखने को मिलते हैं, जहां पर इन्हीं रफ डायमंड्स को पॉलिश किया जाता है, कटिंग एज दी जाती है और फिर अल्टीमेटली इनको जो है मार्केट्स के अंदर भेजा जाता है, वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर भी भेजा जाता है, चाइना, हांगकांग, इजराइल, यूनाइटेड अरब। तो किम्बर्ले प्रोसेस किस चीज से जुड़ा है? डायमंड प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है, रफ डायमंड्स के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी इलीगल व्यापारी ना हो, इलीगल तरीके से स्मगलिंग ना हो। राइट, उसके बाद नेक्स्ट इज बोर्ड ऑफ पीस। तो बोर्ड ऑफ पीस बेसिकली क्या है? ये इनिशियली जो है 2026 के अंदर, जनवरी के अंदर जो है स्टैब्लिश करी किसने? डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने स्टैब्लिश करी। क्यों स्टैब्लिश करी? कि भैया वो गाजा का जो और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, बेसिकली इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको हमें रोकना है ना। तो उसके लिए बेसिकली एक एडवाइजरी बोर्ड है, तो इनकी मीटिंग चल रही थी। तो रिसेंटली इंडिया ने जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था एज एन ऑब्जर्वर स्टेट, एज एन ऑब्जर्वर स्टेट। राइट, तो बोर्ड ऑफ पीस किस चीज से जुड़ा हुआ है आपका? इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, और बेसिकली इसको किसने स्टैब्लिश करा है? डोनाल्ड ट्रंप ने स्टैब्लिश करा है। नेक्स्ट इज इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स। देखो लास्ट वाली हमने जब अपनी करंट अफेयर की वीडियो देखी थी, जनवरी वाली, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऑफशोर फिशिंग नेट्स डाल रहे हैं ताकि नए नए वेराइटीज की फिश आ सके, है ना। तो अंडमान निकोबार के अंदर हमने पहला ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च करा है ऑफशोर फिशरीज का। तो ऐसे ही इंडिया और यूके ने रिसेंटली मिलकर अपना जो है ऑफशोर विंड टास्क फोर्स बनाई है, और बेसिकली इसके थ्रू क्या करेंगे, ये जितना भी हमारा जो कोस्टल एरिया है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां की हवाओं को यूज किया जा रहा है बेसिकली। तो ये हमारी जो यूके के साथ जो एनर्जी को लेकर डायलॉग चलती है, तो चौथी ऐसे मीटिंग थी बेसिकली जिसके अंदर ये पूरी डील की गई। राइट, तो इसके अंदर होगा क्या, ज्वाइंट प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा इंडिया के ऑफशोर विंड सिस्टम इकोसिस्टम को और सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए। इनिशियली बात की जा रही है गुजरात और
तमिलनाडु में जो है ग्रिड स्टैब्लिश किया जाएगा, ताकि वहां पर पोर्ट रेडीनेस भी है, सामान भी अच्छे से जा पाएगा, आराम से डिप्लॉयमेंट हो सकता है अगर आसपास कोई दिक्कत होती है ना, कोई ऐसा हजार्डस एक्टिविटी हो जाती है, सुनामी या कुछ भी अर्थक्वेक का होता है, तो यहां से सबसे ज्यादा आप सबसे पहले जो है लॉजिस्टिकली उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया और यूके ने मिलकर जो है ऑफशोर जो विंड टास्क फोर्स स्टार्ट करा है, वो सबसे पहली बात तो गुजरात, और दूसरा आपका जो है मैंने बताया तमिलनाडु में इसने अर्ली स्टार्ट करा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिवाइज्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और जो प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, बेसिकली इसने अभी क्या करा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो चेंज कर दिया है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है, तो सीपीआई मेजर्स द एवरेज चेंज in the retail price of a fixed basket of goods and services consumed by the household। भाई आप घर पे जब भी सामान खरीदते हो तो मतलब बना रहता है ना एक बजट की, भाई महीने में हम जो है 1000 रुपए का जो है राशन अब पानी अपना लेके आएंगे, जिसके अंदर इतने चावल, इतनी गेहूं, इतनी ये, इतना नमक, इतना मिर्ची, सब अपना बना लेते हो एक बजट, 1000 2000 कितना भी हो सकता है वो। अब यही चीज आप देखो, अगर आप 2005 2010 के अंदर अगर खरीदने जाते 1000 रुपए में, ठीक है, जो उस टाइम पर खरीदते थे, तो वो आराम से आप जो है क्या नाम है 400 500 600 तक में खरीद लेते थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो वैसे वैसे इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो जो वो कमोडिटीज है फिक्स्ड प्राइस वाली, उनका भी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उनका भी तो इन्फ्लेशन होगा, वो उनके प्राइस भी बढ़ेंगे। तो होता क्या है, बेसिकली हम लोगों ने अपना जो बेस ईयर है वो अब 2024 को मान लिया है। पहले हम जो है 2012 को लेके सारी की सारी अपनी अपडेट निकाला करते थे कि 2012 के मुकाबले आज के टाइम हम कितना खरीद पा रहे हैं, तो अब जो है 2024 को जो है बनाया जाएगा, राइट। तो बेसिकली इसके अंदर ये देखा गया है रिपोर्ट के अंदर कि भाई पहले जितना लोग सामान खरीद पाते थे अभी ज्यादा खरीद पा रहे हैं। तो पहले अगर उनकी बास्केट में 299 आइटम्स होते थे, तो अभी जो है 358 जो है देखने को मिल रहे हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर बेसिकली हमारा बेस ईयर जो है अब 2024 कर दिया गया है। नेक्स्ट इज ऑरेंज इकोनॉमी। ये ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है, ऑरेंज इकोनॉमी को हम क्रिएटिव इकोनॉमी भी बोलते हैं। मतलब ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर किसको वैल्यू दी जाती है, क्रिएटिविटी को वैल्यू दी जाती है, कल्चर को वैल्यू दी जाती है, नॉलेज को वैल्यू दी जाती है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेदर देन फिजिकल कमोडिटीज। इसका क्या मतलब है कि भाई ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बेसिकली इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं जो वैल्यू ओरिजिनेट्स करती हैं बेसिकली आपके आइडियाज की वजह से, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, कल्चरल हेरिटेज या डिजिटल क्रिएटिविटी, राइट। तो ये ऑरेंज इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कहां से निकल कर आया, तो एक किताब है ऑरेंज इकोनॉमी एंड इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी व्हिच वाज रिटन बाय इवान डोकुक एंड फिलिप बुइत्रागो। इन दोनों ने मिलकर ये किताब लिखी है। इसके अंदर ये बेसिकली इन्होंने ऑरेंज इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया है, क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया है कि भाई आपकी कल्चरल साइट्स को लेकर जो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स रहती हैं, है ना, ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशंस रहते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं, ऑडियो वीडियो विजुअल्स होते हैं, मीडिया अलग होता है ना। इसके अलावा क्रिएटिव सर्विसेज अलग अलग तरीके की दी जाती हैं। स्टैंड अप कॉमेडी देख लो, वो भी तो एक तरीके का ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर कॉन्सेप्ट आता है क्रिएटिविटी के आइडियाज के ऊपर। तो ये बुक जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्रीकल्चर के ऊपर जो है रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंट आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस शोज चिंचा इंडियंस बेसिकली ये क्या यूज करते थे, ये सीबर्ड गुआनो फर्टिलाइजर यूज करते थे अपनी मेज की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। कहां पर, पेरू के अंदर। तो पेरू सबसे पहली बात तो कहां है, पहले तो ये देखो कि अगर हम बात कर रहे हैं, ये अपना प्यारा भारत है और यहां से निकलेंगे तो ये आपका अरेबिया वाला रीजन आ जाएगा, फिर यहाँ वेस्ट एशिया वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अपना जो है ये अफ्रीका आ गया, है ना, अफ्रीका आ गया, और यहाँ पर आपको मेडागास्कर देखने को मिलेगा। फिर और आगे आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको जो है ये साउथ अमेरिका जो है आपको बेसिकली देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से आपको जो है ये साउथ अमेरिका यहाँ पर देखने को मिलेगा और ऊपर यहाँ नॉर्थ अमेरिका है। तो ये जो एरिया है ये है ना, ये जो देश है इसी को बोलते हैं पेरू। तो पहले बहुत टाइम पहले यहां पर जो कम्युनिटीज रहा करती थी बेसिकली वो क्या यूज करती थी, वो एक तरीके का फर्टिलाइजर यूज करती थी जिसको बोलते हैं सीबर्ड गुआनो। ठीक है, ये नेचुरल फर्टिलाइजर्स है। सीबर्ड गुआनो बेसिकली क्या है, जो भी जो सीबर्ड्स होते हैं जो बेसिकली समुद्र और कोस्टल एरिया में रहते हैं, उनका एक्सक्रीटमेंट जो वेस्ट होता है, एक्सेल्स, फ्रेगमेंट्स वगैरह, और डीकंपोज जो उनकी बॉडी वगैरह पड़ी रहती है, वो क्या करते हैं, वो इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होते हैं कि वो सारा का सारा मिट्टी के अंदर मिलते हैं। तो मिट्टी के अंदर बहुत सारा आपका न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक मटेरियल पहुंच जाता है। तो कोस्टल एरियाज के अंदर क्या होगा, इनकी वजह से प्लांटेशन काफी अच्छी हो जाएगी क्योंकि प्लांट्स को उतने न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो ये जो चिंचा जो आपको कम्युनिटी देखने को मिलती है, ये कहां देखने को मिलेगी, पेरू, साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिलेगी। मैं ये बताना चाह रहा था आपको, राइट।
तो वही लिखा हुआ है, द चिंचा सिविलाइजेशन वाज प्रोमिनेंट प्री इंका कोस्टल लोकेटेड इन द चिंचा वैली इन द प्रेजेंट डे पेरू के अंदर आपको देखने को मिलेगा, सदर्न पेरू के अंदर बेसिकली। तो ये इन्होंने बोला कि ये जो सिविलाइजेशन है ये 1000 कॉमन एरा से 1400 कॉमन एरा के आसपास आपको देखने को मिली। अब यहां पर ये लोग एज अ फर्टिलाइजर, ये नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करते थे ताकि ज्यादा प्लांटेशन कर सके। दैट मीन्स कि यहां पर एग्रीकल्चर आउटपुट नहीं होता होगा। क्यों नहीं होता होगा यहां पर एग्रीकल्चर उतना ज्यादा? क्योंकि बेटा जो भी कॉन्टिनेंट का जो भी आपका जो वेस्टर्न मार्जिन होता है ना, यहां पर हमेशा आपको मोस्टली ठंडा पानी देखने को मिलता है यहां पर, है ना। तो अगर ठंडा पानी होगा तो उनका वेपराइजेशन उतना ज्यादा हो नहीं पाएगा, वेपराइजेशन नहीं होगा तो वो भाप बन के ऊपर नहीं उठेगा, ऊपर नहीं उठेगा तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी, तो बारिश नहीं होगी तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी पर खत्म जो है थोड़ी दिक्कत आएगी। तो हम्बोल्ट करंट या पेरू करंट क्या है आपका? कोल्ड करंट है, वही लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। तो एनवायरमेंटल कंडीशन की अगर बात करें चिंचा एग्रीकल्चर के अंदर, तो चिंचा वैली लाइज विद इन द हाइपर एरिड कोस्टल एरिया, ठीक है। और यहां पर क्या है आपको कोल्ड हम्बोल्ट ओशन करंट जो है आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उतना ज्यादा बारिश नहीं हो पाती, राइट। तो चिंचा वैली कहां पर है सर? पेरू की बात हो रही है, साउथ अमेरिका की बात हो रही है, न्यूज में चल रहा था, तो क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम किस पे? नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट रोड कम रेल टनल। बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बेसिकली ये पहला ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है जिसमें गोपुर और नुमालीगढ़ को जो है मिलाया जा रहा है, जहां पर ऊपर तो आपका जो है ये पूरा का पूरा वाटरवेज चल ही रहा है, नीचे जो है गोपुर NH-15 और नुमालीगढ़ को जो है कनेक्ट करेंगे, जहां पर रेल टनल और आपको ये आपकी जो है जो नॉर्मल रोड ट्रांसपोर्ट है ये आपको देखने को मिलेगा टनल के थ्रू कनेक्टेड है। तो दो तरीके की टनल्स हो गई है ना। तो इस तरीके का रोड कम रेल टनल का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा कहां पर? ब्रह्मपुत्र रिवर पर जो है इनिशियली लॉन्च किया गया है इसको। नेक्स्ट इज दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसको नमो भारत भी बोला जाता है। तो रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि मेरठ एक्सप्रेस जो है वो सबसे रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बेसिकली फरवरी 2026 के अंदर, ठीक है। दिस शोज ट्रांसफॉर्मिंग डेली कम्यूटेशन एंड रीजनल कनेक्टिविटी हम कितनी बढ़ा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली कंप्लीटेड इनॉग्रेटेड द कंप्लीशन ऑफ 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ नमो भारत मेट्रो सिस्टम, आपकी बेसिकली इंडिया की फर्स्ट हाई स्पीड रीजनल रेल सिस्टम है ये। उसके बाद नेक्स्ट पर अगर हम राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क जो है रिसेंटली न्यूज में रहा। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया वो जो 1.5 किलोमीटर की 11.5 किलोमीटर की आप जो रोड बना रहे हैं वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन राजाजी नेशनल पार्क के अंदर कुछ कुछ बातें बोली गई हैं, है ना। तो ध्यान रखने के लिए बोला गया, उसको थोड़ा अभी स्टे लगाने की बात की गई है। तो ये राजाजी नेशनल पार्क आपको कहां देखने को मिलेगा? राजाजी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा, हरिद्वार ऋषिकेश के आसपास। इसको 1983 के अंदर जो है आपका नेशनल पार्क बनाया गया। इससे पहले ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी, तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के क्या बोल दिया? राजाजी नेशनल पार्क। तो ये तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी थी? एक तो थी राजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक थी मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक थी चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीनों को मिला दिया तो बन गया राजाजी नेशनल पार्क। ये राजाजी किसके नाम पर रखा गया? इट वॉज नेम्ड आफ्टर सी राजगोपालाचारी। ये कौन थे? ये फ्रीडम फाइटर थे इंडिया के, और ये पहले एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, राइट। 1950 के अंदर इनकी पोस्ट खत्म हो गई थी। अब ये जो आपका राजाजी नेशनल पार्क है, यहां से आपको गंगा और सोंग नदी जो है देखने को मिलती है, जो कि आसपास के वातावरण को, इकोसिस्टम को जो है सही चलाती रहती है। 2015 के अंदर इसी राजाजी नेशनल पार्क के अंदर जो है टाइगर को इंट्रोड्यूस करके इसको राजाजी टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया। तो ये न्यूज में चल रहा था, तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने देख ली। अब उत्तराखंड के अंदर ये राजाजी नेशनल पार्क के अलावा जो है आपको गोविंद विहार पशु विहार नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा, गंगोत्री नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये तो हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा भी था। इसके आसपास वाले जंगलों में जो है आग लग गई थी तो इंडियन एयरफोर्स को बुलाना पड़ा था, राइट। राजाजी वैली ऑफ नेशनल फ्लावर नेशनल पार्क ये भी आपको यही उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, ये भी आपको यही देखने को मिलेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये भी आपको उत्तराखंड के अंदर ही देखने को मिलेंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पर अगर हम आए, जापान मीवातारी, मीवातारी मतलब गॉड्स क्रॉसिंग। तो ये बेसिकली जापान के अंदर एक कॉन्सेप्ट है। तो मीवातारी का मतलब क्या होता है? मीवातारी का मतलब होता है गॉड्स क्रॉसिंग, मतलब इट इज अ नेचुरल आइस रिज। ये एक नेचुरल आइस रिज होती है बेसिकली, जो बन जाती है जब पूरा का पूरा सरफेस जो लोक सुवा का है वो फ्रीज हो जाता है कोल्ड के दौरान, और टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि -10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो सब कुछ जम जाता है ना। लेकिन दिन में धूप पड़ती है, फिर रात को ठंड, इंटेंस कोल्ड, फिर दिन में धूप पड़ती है, फिर इंटेंस कोल्ड। तो इस हीट के कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है आपका ये जो नीचे से जो
आइस पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली वो धीरे धीरे एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ऊपर बाहर आने लगते हैं। तो होता क्या है, जो सिंपल एक लेक था बेसिकली सुवा लेक, उसमें ऐसी ये बर्फ बाहर आने लगी, रिज बनने लगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मीवातारी, गॉड्स क्रॉसिंग। ये बेसिकली वो फिनोमिना है जो दिखाता है कि जब आज से लगभग 800 मिलियन साल पहले जो ग्लेशियल स्टेज हुआ करती थी, जब सब कुछ ग्लेशियर में कवर्ड हुआ करता था, है ना, तब कुछ ऐसा फिनोमिना देखने को मिलता था। तो तब से अभी तक का ये लॉन्गेस्ट क्लाइमेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, क्लाइमेटिक इंडिकेटर है ये। साथ ही साथ ये आपका ये कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी रखता है। क्यों? क्योंकि जापान के अंदर उनकी अपनी एक हिस्ट्री है, उनका अपना एक कल्चर है। तो जापान का खुद का एक धर्म है, बेसिकली उनकी एक रिलीजियस फिलॉसफी है जिसको बोलते हैं शिंटो ट्रेडिशन। तो शिंटो ट्रेडिशंस बिलोंग टू जापान। ये वहां का अपना इंडिजिनस रिलीजन है बेसिकली, और उनका ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि ये जो रिज है ये क्या बताता है, ये एक रास्ता है। ये कौन सा रास्ता है? जो इनके भगवान, जो इनके डीटी, जो गॉड हुआ करते थे, टाकेमी नकाटा कोमी, है ना, ये जो है क्रॉस करेंगे फ्रोजन लेक को ताकि वो गॉडेस से मिल सके। और फिर गॉडेस का नाम बता रखा है यासाकाटोमी, है ना, नोकामी। तो ये गॉडेस है। तो ये बेसिकली इनके कल्चरल हेरिटेज के साथ भी जुड़ा हुआ है। वहीं पर आपको सुवा श्राइन भी देखने को मिलेगा जो कि आपका 15th सेंचुरी के अंदर डेवलप किया गया था। तो ये बिल्कुल मतलब सबसे पुराना जो है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस क्लाइमेटिक रिलेटेड ऑब्जर्वेशनल रिकॉर्ड है, जो उस टाइम पर भी मेंशन्ड है और अभी भी देखने को मिल रहा है। तो मीवातारी अगर आपको कहीं वर्ड दिखाई दे करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, तो दिस इज बिलोंग टू जापान। और दूसरा जो आपको पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि भाई लेक सुवा आपको जापान के अंदर देखने को मिलता है जो कि फ्रोज हो जाता है, राइट। तो वही न्यूज बनी हुई थी कि मीवातारी फिनोमिना जो है लेक सुवा पर आपको देखने को मिला जापान के अंदर, हैज नॉट अपेयर्ड फॉर सेवरल रिसेंट विंटर्स। अभी तक वो देखने को नहीं मिला था, है ना, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है। तो दिस इफेक्ट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर लिंक टू क्लाइमेटिक चेंज, कि भैया सीधा सीधा इससे क्लाइमेट पे फर्क पड़ रहा है। मतलब पहले जैसे ग्लेशियर स्टेज थी अब भी वैसे ही चल रहा है, तो इनको कंजर्व करना पड़ेगा। तो बस मीवातारी नाम याद रखिए, जापान से जुड़ा हुआ है। और लेक सुवा। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट नेट जीरो पंचायत। तो बेला ग्राम पंचायत जो कि भंडारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलती है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया की फर्स्ट नेट जीरो पंचायत। तो ये नेट जीरो होता क्या है? नेट जीरो रेफर्स टू अ कंडीशन इन विच अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर इज बैलेंस्ड बाय एन इक्विवेलेंट अमाउंट रिमूव्ड। मतलब बेसिकली क्या है, देखो अर्थ का एक अपना टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस। अगर उससे ज्यादा बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत, क्लाइमेटिक चेंज पे बहुत इंपैक्ट पड़ने लगेगा। तो हम जो गैसेस जो रिलीज करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, ये इसी हीट को ट्रैप कर लेती हैं। तो हीट को ट्रैप कर लेंगी तो जो आसपास का सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। तो इसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो CO2 कम करो, कार्बन डाइऑक्साइड कम करो, पॉल्यूटेंट्स कम करो, या फिर पेड़ कम काटो, या पेड़ ज्यादा होगा। तो बेसिकली बैलेंस करना है कि जितना आप कार्बन निकाल रहे हो उसको सोखने के लिए, उसको वापस कम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप उतना ही, या तो उसको आप केमिकली उसको जो है इन्फ्यूज करो, उसको यूज करो कहीं और, या एमिटी मत करो इतना, या पेड़ ज्यादा लगाओ, राइट। तो नेट जीरो हमें जो है अचीव करना है बेसिकली, कार्बन सिंक में जाना है हमें बेसिकली, राइट। तो ये जो नेट जीरो पंचायत है ये पहली बार रिकॉग्नाइज करी गई है, जो आपकी महाराष्ट्र की है, राइट। यहां पर जो है देखने को मिल रहा है कि ये लोग जो है इतना कार्बन, जो जितना यहां पर डेली अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज या बाकी चीजों में जितना कार्बन एमिट कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही वापस जो है पेड़ लगा के सोख भी रहे हैं, कार्बन एमिशन नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो इसलिए ये पहली नेट जीरो पंचायत आपको देखने को मिली। नेक्स्ट इज बी कॉरिडोर। रिसेंटली NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है प्रपोज करा है क्रिएशन ऑफ बी कॉरिडोर्स अलोंग द नेशनल हाईवेज। क्यों? ताकि पॉलिनेटर पॉपुलेशंस को सपोर्ट किया जा सके, जिससे इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी। ये बी कॉरिडोर क्या होता है? बी कॉरिडोर इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ वेजिटेशन प्लांटेड, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे और ये फूल वाले जो है पौधे लगाए जाएंगे, जिससे पॉलिनेटर फ्रेंडली जो फ्लावरिंग जो आपकी स्पीशीज होती है, जैसे बी हो गई, राइट, तो ये आएंगी यहाँ से पॉलन ग्रेन्स डालती हैं और नेक्टर सक करती हैं, फिर अल्टीमेटली बी हाइव्स वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है। तो बटरफ्लाइज वगैरह आती है। तो ये बहुत ही या इंसेक्ट्स होते हैं अलग अलग, ये बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करते हैं अपनी प्लांट रिप्रोडक्शन और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के अंदर। तो यही इसी इनिशिएटिव के अंदर जो है बी कॉरिडोर का प्रपोजल लॉन्च किया गया NHAI के द्वारा। तो 60% जो है बीस को कंजर्वेशन, बाकी जो है 40% बाकी और प्लांटेशन और बाकी जो स्पीसीज इंसेक्ट्स है उनको लेके भी है। नेक्स्ट इज बॉम्ब साइक्लोन। बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है? बेसिकली देखो, अगर ये आपका अर्थ है,
अगर ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये बीच में आपका इक्वेटर आ गया 0 डिग्री, यहाँ पर आपका जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका कैप्रिकॉन आ गया बेसिकली। इसके ऊपर जाएंगे 60 डिग्री 66 डिग्री के आसपास तो आपको जो है आर्कटिक सर्कल देखने को मिलेगा, नीचे जो है आपको एंटार्क्टिक सर्कल देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो हीट है वो कम होती जाएगी, इंसोलेशन कम होता जाएगा, क्योंकि कर्वेचर आ गया अर्थ का, ठीक है। तो होगा क्या कि ये वाला एरिया कंपैरेटिवली ठंडा होगा और ये वाला और ठंडा होगा, लेकिन जो ये वाला एरिया होगा ये तो गर्म रहेगा, ये तो आपका वार्म रहेगा, और ये जो है कोल्ड रहेगा। तो होता क्या है, जैसी जमीन या जैसा आपका सरफेस होता है ना, हवा भी वैसी हो जाती है। तो यहां पर कंपैरेटिवली हीट होगी तो यहां पर हवा गर्म हो जाएगी, यहां पर कंपैरेटिवली ठंड होगी तो यहां पर हवा ठंडी हो जाएगी। और ऑब्वियसली इनमें से जो मूव करेगा वो वार्म वाला आसानी से मूव करता है, तो वार्म वाला और कोल्ड वाला आपस में आके टकरा जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वो अर्थ रोटेट भी कर रहा है तो सर्कुलेटरी मोशन आ जाता है, तो एक साइक्लोन डेवलप हो जाता है जो कि बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है मिड लैटिट्यूड्स, इन्हें ही मिड लैटिट्यूड्स बेसिकली बोला जाता है। तो यहां पर अभी अभी आपको देखने को मिला यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बॉम्ब साइक्लोन, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर आपको हैवी स्नोफॉल देखने को मिला और सिवियर विंटर वेदर कंडीशन हो गई है ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। बॉम्ब साइक्लोन को एक्सप्लोसिव साइक्लोजेनेसिस भी बोला जाता है प्रोसेस इनका। ये क्या होता है, रैपिडली इंटेंसिफाइंग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है जो कि मिड लैटिट्यूड्स वाले लो प्रेशर एरिया के अंदर आ जाता है, जहां पर लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर, एक दिन के अंदर अंदर 24 मिलीबार जो प्रेशर होता है वो गिर जाता है। तो जब प्रेशर इतना ज्यादा गिर गया, मतलब लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो उस जगह को भरने के लिए अब हाई प्रेशर से हवा आने लगेगी। हवा हमेशा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो पावरफुल विंड सिस्टम बनाती है, जिसकी वजह से वेदर कंडीशन और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती हैं और वो अल्टीमेटली साइक्लोन का स्टॉर्म का रूप ले लेती हैं। तो मोस्टली आपको ऐसे साइक्लोन जो है मिड लैटिट्यूड्स, मतलब 30 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड्स में जो है देखने को मिलते हैं, इन्हीं को बॉम्ब साइक्लोन बोलते हैं, राइट। तो पोलर मासेस और जो इक्वेटोरियल मासेस के जो आपके एयर फ्रंट्स होते हैं वो आके टकराते हैं और अल्टीमेटली यहीं से आपके साइक्लोन जनरेट होते हैं, ठीक है। तो बॉम्ब साइक्लोन यूएस से जुड़ा हुआ है, याद रखना, मिड लैटिट्यूड्स के अंदर आता है, हाई मतलब हाई लैटिट्यूड जो इक्वेटर के दूर वाले एरिया में आएगा ये। नेक्स्ट इज स्नोबॉल अर्थ। तो रिसेंटली जो हमारे जियोलॉजिकल जो हमारे स्कॉलर्स होते हैं बेसिकली, उन्होंने ये देखा ग्लेशियल रॉक्स जो आपको देखने को मिले, कहां पर, एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं ग्रेवेलैक आइलैंड। ये ग्रेवेलैक आइलैंड आपको कहां देखने को मिलेगा, स्कॉटलैंड जो है ना बेसिकली, ये अगर आपका पूरा वर्ल्ड मैप का मैं ऊपर वाला पार्ट उठा लूं तो ये आपका जो है ब्रिटेन हो गया है ना, ये ऊपर आपको स्कॉटलैंड देखने को मिलता है। स्कॉटलैंड का भी ये बिल्कुल साउथ वेस्ट वाला जो आपको पार्ट देखने को मिलता है बेसिकली, ये वाला, यहां पर जो है इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है ये रही, ठीक है, गैल्वेज आइलैंड, और ये आपको अटलांटिक ओशन के अंदर देखने को मिलेगा। तो पहली बात तो लोकेशन याद रखनी है, स्कॉटलैंड के पास जो है अटलांटिक ओशन के अंदर आपको ये ग्रेवेलैक आइलैंड देखने को मिला। तो यहां पर हमें कुछ कुछ ऐसी आइस की लेयर्स मिली जो मतलब आज से 800 करोड़ साल पहले ग्लेशियल पीरियड में हुआ करती थी। मतलब इनिशियली जैसे जैसे अर्थ का इवोल्यूशन हुआ तो जो वार्मर फेज है वो तो अभी 14-15 हजार साल पहले स्टार्ट हुआ है। इससे पहले हमारी पूरी की पूरी जो अर्थ थी वो स्नो कवर्ड थी बिल्कुल, मतलब टेम्परेचर इतना हो गया कि -40 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जिसकी वजह से बहुत सारी लेयर्स इकट्ठी हो गई आपकी आइस की, राइट। तो ऐसी ही कुछ थिकनेस की आइस जो है जो आप उस समय हुआ करती थी वो आपको जो है यहां ग्रेवेलैक आइलैंड के अंदर जो है देखने को मिल रही है। तो मोटा मोटा बस ग्रेवेलैक आइलैंड्स की लोकेशन जरूर पता हो क्योंकि ये न्यूज में चल रहा है। तो अटलांटिक ओशन के अंदर है, स्कॉटलैंड के पास आपको देखने को मिलेगा ये। नेक्स्ट इज अग्नि 3 मिसाइल। इंडिया ने रिसेंटली जो है अपना अग्नि 3 मिसाइल जो है, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, उसको जो है लॉन्च कर दिया है, टेस्ट कर लिया है इसका तीसरा वाला वर्जन। और बैलिस्टिक मिसाइल का एक और एग्जांपल है हमारे पास पृथ्वी, ठीक है, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अलावा अगर मैं क्रूज मिसाइल की बात करूं तो क्रूज मिसाइल के आपको जो है एग्जांपल देखने को मिलेंगे, जैसे ब्रह्मोस है ना, इसके अलावा आपको जो है देखने को मिलेगा निर्भया। तो ये जो है हमारे क्रूज मिसाइल है, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर भी करा था, यहां पर भी एक बार दोबारा अपडेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करा है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। कहां, 4.5 किलोमीटर लंबा, कहां पर, आपका मोरान बाईपास पर। ये मोरान बाईपास कहां पर है, असम के अंदर है। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये सबसे पहला प्रोजेक्ट है ELF, मतलब इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। कभी कभी प्लेन्स को जो है इमरजेंसी के लिए लैंड कराना पड़ता है, तो इंडियन एयरफोर्स के लिए भी एक अल्टरनेट फ्लाईवे रहेगा, रनवे रहेगा बेसिकली, ताकि वो अपने ऑपरेशंस को यहां से आसानी से टैकल कर सकें, ठीक है। तो ELF की जो ये फैसिलिटी है सबसे कहां पर, मोरान बाईपास आपका असम के अंदर जो है बनाया गया है ये, ठीक है जी। तो याद रखना है पॉइंट कि इसकी लोकेशन जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ये रहा मोरान बाईपास, आपको बिल्कुल ईस्टर्न असम के अंदर देखने को मिलेगा।
उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, जिसको आयंस के नाम से भी जाना जाता है। तो रिसेंटली इंडिया जो है इसका चेयरमैनशिप अज्यूम करी है, कहां से? थाईलैंड से। हमसे पहले थाईलैंड हुआ करता था, अभी हमने ले लिया। तो बेसिकली ये इनिशिएटिव है क्या? ये एक नेवल फोरम है जो इंडियन नेवी ने स्टार्ट करा था अपनी मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट कि भैया एक दूसरे को जो है हेल्प करेंगे, अलग अलग तरीके की वर्कशॉप्स करेंगे, टेक्नोलॉजिकल कॉन्क्लेव्स करेंगे। इसके अलावा किस किस चीज को एड्रेस करेंगे? जो भी मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर बात करेंगे। तो करेंटली आपको जो है इसमें 25 मेंबर स्टेट्स देखने को मिलती हैं, जो कि 4 रीजन में डिवाइडेड है, और इसके अंदर आपको कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स भी जो है देखने को मिलती है। तो आयंस का रिसेंटली चेयरमैनशिप किसको मिली है? इंडिया को मिली है। इससे पहले कौन था? थाईलैंड था। बस इतना ही याद रखना था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हम बात करें एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन। धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज जो है ये जापान और इंडिया के बीच की एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कहां पर हुई थी इस बार? उत्तराखंड के अंदर हुई थी बेसिकली। और जापान और इंडिया की जो नेवल एक्सरसाइज है बेसिकली उसको बोलते हैं जिमेक्स, है ना, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। तो नेवी ने उसने पार्टिसिपेट किया था। तो जिमेक्स याद रखना आपका नेवल एक्सरसाइज है जापान के साथ। ऐसे ही किर्गिस्तान के साथ इंडिया की एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, 13th एडिशन था उसका बेसिकली। तो इंडिया और किर्गिस्तान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आपको देखने को मिली, राइट, किर्गिस्तान के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट अब आते हैं कहां पर? एआईप्रेन्योर्स फॉर इंडिया। रिसेंटली तो नहीं, एम मिशन एक पहले लॉन्च किया गया था जिसको बोलते हैं अटल इनोवेशन मिशन, जिसमें अलग अलग तरीके से इनिशिएटिव्स, आइडियाज को जो है स्पॉन्सरशिप उनको निकाला जाएगा। तो बहुत सारे आइडियाज जो लेके आते हैं लोग, उन पर अलग अलग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूरा ध्यान लगाते हैं और फिर इंडस्ट्रीज वगैरह ग्रो करते हैं, राइट। तो उन्हीं को एंटरप्रेन्योर्स भी बोलते हैं। तो एआईप्रेन्योर्स जो है ये बात करी गई है कि हम जो है एआईप्रेन्योर्स इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर जो है क्या किया जाएगा? ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट की जाएंगी क्या 45 लोगों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन्होंने स्टार्टअप करा था इंडिया के अंदर, उनकी पूरी जर्नी को दिखाया जाएगा। ठीक है, इस बुक के अंदर जो है हाईलाइट्स द स्टार्टअप वर्किंग अक्रॉस मोर देन 30 सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जो ये स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जो एआई का यूज करते हैं। ठीक है, किस तरीके से ये हेल्थ केयर को इंक्लूड करते हैं, एजुकेशन को बढ़ाते हैं, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाते हैं, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, डीप टेक्नोलॉजी, सोशल इंपैक्ट क्या पड़ता है इनका, इन सब चीजों के ऊपर जो है ये किताब के अंदर मेंशन किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इज नमस्ते स्कीम। पहली बार जो है अभी रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने जो है रिलीज करा है ये नेशन वाइड क्या नमस्ते इनिशिएटिव। नमस्ते मतलब नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। जो भी सैनिटेशन वाला जो सिस्टम रहता है उसको मैकेनाइज करने की बात की जा रही है। आप देखो कितने सारे डर्ट पिकर्स जो है, हैंड पिकर्स वगैरह जो है रोड पे घूमते रहते हैं, रैक पिकर्स जो है रोड पे घूमते रहते हैं, या नाले साफ करने वाले जो आपके लोग रहते हैं, तो उसको मैकेनाइज करने की बात की जा रही है, क्योंकि वो बिल्कुल लोएस्ट कैटेगरी की काम है बेसिकली, राइट। लेकिन फिर भी वो लोग करते हैं क्योंकि कंडीशंस हर एक की अलग अलग होती हैं। तो उसी को सुधारने के लिए आपका जो है नमस्ते स्कीम जो है लॉन्च करी गई थी फॉर वेस्ट पिकर्स। तो इसके अंदर यह बताया गया कि बेसिकली आपको जो है पूरे देश के अंदर जो है आपको कितने लोग देखने को मिलेंगे? 52 लाख से ज्यादा आपको वेस्ट पिकर लोग देखने को मिलते हैं हमारे पूरे देश के अंदर, अलग अलग स्टेट्स और यूटीज के अंदर, राइट। जिसमें मोस्टली आपको 84% देखने को मिलते हैं एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ओबीसी कम्युनिटीज से। दिल्ली और गोवा की अगर बात करें तो यहां पर मेजरली जो वेस्ट पिकर्स हैं ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो सोच रहे हैं क्या हालत चल रही है, राइट। तो बेसिकली ये जो इनिशिएटिव था दिस वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, राइट। किस चीज के लिए है? सैनिटेशन को ठीक करने के लिए, मैकेनाइजेशन के लिए उसके अंदर। नेक्स्ट इज हक्की पिक्की ट्राइब। रिसेंटली पहली बात तो हक्की पिक्की ट्राइब होता क्या? देखो हक्की का मतलब होता है बेसिकली बर्ड। हक्की का कन्नड़ा के अंदर हक्की बोला जाता है आपकी बर्ड को, और पिक्की का मतलब होता है कैचर। तो हक्की पिक्की वो ट्राइब है जो बर्ड कैचर ट्राइब है बेसिकली। ये एक नोमैडिक ट्राइब है। नोमैडिक ट्राइब का मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है। तो आपको ये कर्नाटका के अंदर देखने को मिलती है, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट और दावनगिरी डिस्ट्रिक्ट और हसन और मैसूर वाले एरिया में आपको जो है ये काफी इनकी आपको जो है ट्राइब्स के लोग देखने को मिलते हैं। तो इट इज अ ट्राइब लिव्स इन सेवरल स्टेट्स इन वेस्ट एंड साउथ इंडिया। मोस्टली आपको कर्नाटका के अंदर देखने को मिलता है। हक्की पिक्की मतलब, हक्की का मतलब होता है बर्ड, पिक्की का मतलब होता है कैचर। तो ये नोमैडिक ट्राइब होते हैं बेसिकली, जो बेसिकली बर्ड कैच करा करते हैं और हंटर्स हैं। तो ये इंडिया के अंदर यहां पर रह रहे हैं। अब ऐसी ही एक कम्युनिटी है, ठीक है, ये हक्की पिक्की, जो बेसिकली बाहर भी रह रही है ना, अलग अलग देशों में भी फैला हुआ है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर एक देश आता है चैड, CHAD, राइट।
तो वहां पर एक ये प्रभु नाम का आदमी है और जो है यहां पर जो है ये पूरी की पूरी इसकी फैमिली है जो वहीं चैड के अंदर रहती थी। तो वहां की बेसिकली जो एम्बेसी है ना, यहां पर इन लोगों को जो है ट्रायल पे लिया जा रहा है, इनको इंप्रिजनमेंट, इनको जेल में डालने की बात चल रही है। तो हमारी जो इंडियन एम्बेसी है वो वहां पर जो है इसी हक्की पिक्की कम्युनिटी को जो है बेसिकली सुपरवाइज करने के लिए, इनका देखने के लिए गई है, इनके लिए बात कर रही है। तो ये आपका कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। हक्की पिक्की ट्राइब का इंडिया के अंदर देखने को मिलती है, बिल्कुल मिलती है। या सिंपल आपसे मतलब ही पूछ ले कि रिसेंटली यू हैव हर्ड द वर्ड हक्की पिक्की, व्हाट डू यू मीन बाय इट? ये ट्रेडिशन आपको कहां देखने को मिलते हैं, या ये कौन सी, ये क्या है, ये ट्राइब है, ये गेम है, क्या है ये? तो ये बेसिकली एक नोमैडिक ट्राइब है आपकी। अब इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये कर्नाटका के अंदर आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं, हिंदू ट्रेडिशंस को जो है फॉलो करते हैं, बहुत सारे ये हिंदू फेस्टिवल्स को भी मनाते हैं, और ये आपको वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों देखने को मिलेंगे। अब यहां पर क्या है, जो एल्डेस्ट सन होता है, जो फैमिली का जो सबसे बड़ा बेटा होता है, वो अपने जो है बाल नहीं कटवा सकता, अपने अपने बिलीफ सिस्टम में अपने बाल नहीं कटवा सकता वो, राइट, ताकि उसको अलग से जो है आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। बाकी लोग कटवा सकते हैं लेकिन ये नहीं कटवा सकता। इसके अलावा इस ट्राइब के अंदर आपको क्रॉस कजन्स मैरिज भी देखने को मिलती है कि कजन्स की ही आपस में शादी करा दी जाए, राइट। इसके अलावा सोसाइटी जो है, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो आपको मैट्रियार्कियल देखने को मिलेगा। मतलब यहां पर भैया दूल्हे राजा को डाउरी देनी पड़ती है ब्राइड की फैमिली को, है ना, दुल्हन की फैमिली को जो है देनी पड़ती है, और मोनोगामी बेसिकली यहां पर आपको प्रैक्टिस होता हुआ दिखेगा। तो हक्की पिक्की ट्राइब की ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है न्यूज थी आपकी, कर्नाटका से जुड़ी हुई, चैद से जुड़ी हुई बेसिकली आपका, राइट। तो ये जो लैंग्वेज बेटा यूज करते हैं हक्की पिक्की ट्राइब वाले, उस लैंग्वेज को बोलते हैं वाघरी, VAGHRI, वाघरी। ये इनकी एक लोकल लैंग्वेज है, बेसिकली ये यूज करते हैं ये, राइट। तो न्यूज में बनी हुई थी इसलिए जो है बता दिया मैंने। नेक्स्ट पर आते हैं लाला लाजपत राय। तो प्राइम मिनिस्टर साहब रिसेंटली जो है अपनी ट्रिब्यूट्स अदा करने के लिए गए पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर याद करते हुए। तो ये बेसिकली वकील हुआ करते थे अच्छे खासे, जर्नलिस्ट हुआ करते थे, फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर बेसिकली गरम दल वाले पार्ट हुआ करते थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर हुआ करते थे कांग्रेस की एक्सट्रीमिस्ट ब्रांच के, राइट। तो 28 जनवरी को इनका जन्म हुआ था पंजाबी हिंदू फैमिली के अंदर बेसिकली, और बहुत सारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग्स कराया करते थे, आर्य समाज के साथ जुड़े हुए थे पूरा, ठीक है। दिस आर्य समाज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय दयानंद सरस्वती। तो ये न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया करते थे, जैसे द ट्रिब्यून वगैरह हो गया। महात्मा गांधी के भी अच्छे, महात्मा हंसराज के जो है अच्छे एसोसिएट हुआ करते थे, और इनके साथ मिलके डीएवी स्कूल्स की स्थापना करी, जो आज के टाइम पर आप डीएवी स्कूल्स देखते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, राइट। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1920 के अंदर जो सेशन हुआ था, स्पेशल सेशन कलकत्ता के अंदर, उसके भी प्रेसिडेंट बने थे। 1921 में ये बने थे सर्वेंट्स, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसको बोलते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी बेसिकली ये मास एजुकेशन के लिए था कि हम सभी को पढ़ाएंगे, सिर्फ एलाइट क्लास के लोगों को नहीं पढ़ाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडिंग फिगर हुआ करते थे, लक्ष्मी इंश्योरेंस के फिगर हुआ करते थे। और जब साइमन कमीशन भारत के अंदर आया था, तो जब एंटी साइमन मूवमेंट चल रहा था, जब साइमन कमीशन लाहौर पंजाब पहुंचा बेसिकली, तो वहां पर जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन वहीं पर पुलिस का ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ, जिसमें इनके सर पे जो है स्कॉट नाम के ऑफिसर ने लाठी मारी थी, और अल्टीमेटली जो है 17 नवंबर को इनकी डेथ हो गई थी। और फिर यहां से फिर आपकी आगे स्टोरी जुड़ेगी भगत सिंह वाली, मेरठ कॉन्स्पिरेसी वाली, जिसमें बेसिकली जो है लाहौर कॉन्स्पिरेसी वाली, सॉरी, जिसमें सॉन्डर्स को मार दिया जाएगा, भगत सिंह गलती से सॉन्डर्स को मार देंगे, और फिर जो है फिर आपका पार्लियामेंट के अंदर बम फेंकेंगे, तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस निकल कर आएगा अप्रैल 1929 के अंदर, जिसके बिहास पे फिर उनको अल्टीमेटली 23 मार्च को जो है फांसी दे दी जाएगी, राइट। तो फिर वो वहां से कहानी स्टोरी आगे चलती है। तो खैर लाला लाजपत राय के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स। नेक्स्ट इज संत गुरु रविदास। ये संत गुरु रविदास जो है, इनकी 649 बर्थ एनिवर्सरी जो है मनाई गई रिसेंटली जो है आदमगढ़ के अंदर, और इनका जो है नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है, नाम चेंज कर दिया गया। आदमगढ़ एयरपोर्ट का नाम जो है वो इन्हीं के नाम पर कर दिया गया, श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। तो गुरु रविदास की बात करें तो ये एक भक्ति मूवमेंट के इंपॉर्टेंट संत हुआ करते थे 15-16 सेंचुरी के अंदर, ठीक है। और इनका जो पावरफुल मैसेज हुआ करता था बेसिकली वो यूनिटी को लेके, डिवोशन को लेके, ह्यूमैनिटी के लिए सर्विस करो, है ना, इंसानियत के लिए काम करो, उसके लिए हुआ था। और इनके बेसिकली जो रिलीजन है, जो फिलॉसफी है, उसको बोलते हैं रविदासिया रिलीजन या रविदासिया फिलॉसफी। इसके अंदर ये बेसिकली क्या करते थे, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हुआ करते थे कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए किसी भी कास्टिज्म के अंदर। जितनी भी मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी है बेसिकली, जितने भी डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, उनका अपलिफ्टमेंट करना चाहिए, इक्वालिटी, लव और ब्रदरहुड की बात करते हैं बेसिकली। इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी जिसको बोलते हैं बेगमपुर, ठीक है, मतलब सिटी विदाउट सॉरो।
बेगम मतलब जिसमें कोई दर्द ही ना हो, कोई गम ही ना हो बेसिकली, राइट। तो गम तो ये तो इस्लामिक वर्ड है, ये तो सूफी वर्ड है बेसिकली, राइट। तो यही आपको सूफिज्म का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। भक्ति सूफी मूवमेंट बेसिकली यही तो ट्रेडिशन है। तो भक्तिज्म के ऊपर आपको सूफिज्म का इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो सिटी विदाउट सॉरो, ठीक है, जहां पर कोई सफरिंग नहीं होगी, फियर नहीं होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अपने कर्म की बात करते हैं। तो बहुत सारी हिंदी सेइंग्स, जैसे एक इंपॉर्टेंट सेइंग आपने सुनी होगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। लाइक इफ योर माइंड इज प्योर, अगर तुम्हारी इंटेंशन, तुम्हारा माइंड एकदम प्योर है, तो भैया जहां पर तुम नहा रहे हो ना जिस बाथ टब में, उसी में गंगा है ना। तो मन चंगा कटौती में गंगा, ये इन्हीं का डायलॉग है बेसिकली। तो गुरु रविदास जो है, इनके भक्ति स्पेशल मूवमेंट जो है, मूवमेंट के जो है स्पेशल आपको सेंट देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है थाईपुसम। थाईपुसम जो है एक तरीके का फेस्टिवल होता है जो सेलिब्रेट किया जाता है तमिल कम्युनिटी के द्वारा, इंडिया के अंदर भी और दुनिया भर के अंदर भी। तमिलनाडु के अंदर तो किया ही जाता है, बाकी जगह भी किया जाता है। अब थाईपुसम फेस्टिवल बेसिकली क्या है? थाई का मतलब होता है तमिल का एक मंथ होता है, और पोसम का मतलब होता है जब स्टार, जब तारा जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो ये बेसिकली कब होता है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून इन द तमिल मंथ ऑफ थाई। तो तमिल पुजम आपका ये जो सेलिब्रेशन जो फेस्टिवल है, कहां? इंडिया के अंदर तमिल कम्युनिटी करती है और अब्रॉड के अंदर भी करती है। इट ऑनर्स लॉर्ड मुरुगन, जो कि मुरुगन जो है इनके गॉड ऑफ वॉर है, विक्ट्री है और विजडम है, ठीक है। तो एंटायर तमिल कम्युनिटी जो है इसको जो है सेलिब्रेट करती है, राइट। तो बस क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सेलिब्रेट करते हैं, कहां पर किया जाता है? तो तमिल कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है बेसिकली आपका थाईपुसम फेस्टिवल। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका देवनी मोरी रेलिक्स। रिसेंटली देवनी मोरी पहली बात तो जगह कहां पर है? तो ये देवनी मोरी जगह आपको देखने को मिलेगी गुजरात के अंदर, राइट। तो लोकेशन देवनी मोरी की आपको, ये एक बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है। कहां पर? शामल जी नाम की जगह है, अरावली डिस्ट्रिक्ट है, जो अरावली रेंजेस है गुजरात के अंदर, वहां आपको देखने को मिलती है। तो यहां पे एक स्तूपा देखने को मिला जिसको बोलते हैं शरीर स्तूप, है ना, शरीर स्तूप। तो मतलब एंश्राइनिंग बॉडीली रेलिक्स, मतलब ऐसे ये रेलिक्स होंगे जिसमें शरीर का कुछ अंग होगा, कुछ पार्ट होगा। अब वो गौतम बुद्ध का भी हो सकता है या एमिनेंट मॉन्क्स हो सकते हैं। तो शरीर का पार्ट का मतलब उनकी एशेस, उनकी राख की बात की जा रही है। बेसिकली कहानी ये चलती है कि गौतम बुद्ध की जो राख थी, जो एशेस थी, उनको 8 हिस्सों में डिवाइड किया गया था महाजनपद के टाइम पर। जब हमारे 16 महाजनपद हुआ करते थे, तो 7 महाजनपद आपस में लड़ रहे थे गौतम बुद्ध की डेथ के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद। तो उसको 8 हिस्सों में डिवाइड किया गया था और अलग अलग जगह स्तूपा बनाए गए थे। तो या तो इस रेलिक्स के अंदर जो है गौतम बुद्ध के कुछ रेलिक्स हो सकते हैं, या कुछ एमिनेंट पर्सनैलिटी मॉन्क्स रहे होंगे, बुद्धिस्ट बड़े, उनके रहे होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर वही है, कंटेनिंग सैक्रेड एशेस, कॉपर बॉक्स देखने को मिलेगा, गोल्ड और सिल्वर फॉइल देखने को मिलेगी आपको जी। और इनकी जब कार्बन डेटिंग करी गई तो पता चला ये 3rd-4th सेंचुरी से जो है बिलोंग करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मौर्य काल के बाद वाला पीरियड, या जब इनिशियल लेवल पे गुप्ता स्टैब्लिश हो रहे थे। जैसे गुप्ता डायनेस्टी हम मानते हैं 320 कॉमन एरा के आसपास स्टैब्लिश हुई थी श्रीगुप्त के द्वारा, है ना। तो उस दौरान जो है ये रेलिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं रेलिक्स को रिसेंटली जो है दिखाया गया है, इनका एग्जीबिशन लगाया गया है, एक्सपोज किया गया है। कहां पर? एक मंदिर है जिसका नाम है गंगा रम्या टेम्पल। ये मंदिर कहां पर है? श्रीलंका के अंदर है, ठीक है। तो वहां पर जो है अभी अभी ये रिलैक्स को एक्सपोज किया गया है। तो गंगा, आपका क्वेश्चन बन सकता है गंगा रामैया टेम्पल जो रिसेंटली न्यूज में है, ये कहां देखने को मिलेगा? ये आपको जो है श्रीलंका के अंदर देखने को मिलेगा। या देवनी मोरी साइट जो है वो किस चीज के रिगार्डिंग है? दैट इज अ बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बस्तर पंडुम फेस्टिवल। बस्तर पंडुम फेस्टिवल जो है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस करा छत्तीसगढ़ के लोगों को, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग जो है ये मनाते हैं, राइट। अब इस फेस्टिवल के अंदर बहुत सारे इनके कल्चरल हेरिटेज के जो है बहुत सारे आपको आइटम्स देखने को मिलेंगे, खाने पीने की चीज, इनके आर्टिफैक्ट्स वगैरह रहते हैं। तो मोटा मोटा याद रखना है, बस्तर पंडुम फेस्टिवल जो है छत्तीसगढ़ के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड न्यूक्लियर आउटलुक रिपोर्ट। बेसिकली हमारी 5 कंट्रीज है, चाइना, फ्रांस, इंडिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स। इन सब के पास इतनी न्यूक्लियर पावर है कि ये लोग 2050 तक आते आते 980 गीगाबाइट जो है एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो ये जो रिपोर्ट है आपकी वर्ल्ड न्यूक्लियर रिपोर्ट, दिस वाज पब्लिश बाय, इसको कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन, WNA इसको जो है पब्लिश करता है। क्या बताता है इसके अंदर, क्या प्रोजेक्शन देता है ये? फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द न्यूक्लियर पावर, की आगे आप किस तरीके से अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, यूरेनियम के डिमांड को, सप्लाई चेन को जो है बैलेंस करना होता है, और किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर आप ग्लोबल लेवल पे एनर्जी के अंदर चेंज ला सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा? कार्बन एमिशंस कम होंगे और आप अपने नेट जीरो जो आपके टारगेट्स हैं बेसिकली उनको अचीव कर पाएंगे।
तो याद रखना है, वर्ल्ड न्यूक्लियर रिपोर्ट इज पब्लिश बाय वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन। नेक्स्ट इज ग्लोबल टीचर प्राइज। तो रिसेंटली हमारी एक इंडियन टीचर है जिनका नाम है रूबल नागी, इनको मिला है ग्लोबल टीचर अवार्ड। ये अवार्ड जो है $1 मिलियन का इसमें रिवॉर्ड प्राइज होता है, और बेसिकली वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो दुबई के अंदर हुई थी वहां पर ये अवार्ड दिया गया। अब ये जो अवार्ड है इसको इनिशियली 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था, इसी को बोला जाता है नोबेल प्राइज ऑफ द टीचिंग के अंदर। तो ये अवार्ड कौन देता है? एक फाउंडेशन है जिसको बोलते हैं जेम्स एजुकेशन, और एक है वार्के फाउंडेशन। ये दोनों मिलके जो है यूनेस्को के साथ मिलके जो है इस अवार्ड को पब्लिश करते हैं। ये ऐसे टीचर्स ढूंढते हैं जो एक्सेप्शनल एजुकेटर्स रहते हैं, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया हो अपने टीचिंग और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो इस बार ये प्राइड मिला है इंडिया की टीचर रूबल नागी को, राइट। नेक्स्ट आता है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे एक इंपॉर्टेंट जो है फ्रीडम फाइटर रहे हैं। बेसिकली 1916 से 1968 इनका जो है टाइम पीरियड रहा। सितंबर 25 में इनका जन्म हुआ था 1916 के अंदर, और यही फाउंडर है भारतीय जनसंघ के। ये भारतीय जनसंघ क्या है? यही भारतीय जनसंघ बाद में अल्टीमेटली आपका जो है क्या बनेगा? बीजेपी बनेगा अल्टीमेटली, राइट। तो ये इन्होंने स्टार्ट करा, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो पॉपुलैरिटी थी, इनकी जो फिलॉसफी थी वो थी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, मतलब एकात्म मानव दर्शन, कि हमको एम्फेसाइज करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए हार्मोनी के ऊपर। हमें मटेरियल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट दोनों ही चीजों पर ध्यान देनी पड़ेगी, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। सेल्फ रिलायंट विलेज के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा इनका ही वो पॉपुलर कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब होता है राइज ऑफ द लास्ट पर्सन, मतलब वो समाज के अंदर जो बिल्कुल आखिरी, बिल्कुल निचले तबके का जो बिल्कुल लास्ट आदमी होगा ना, हमें उसको भी उठाना है ऊपर। उसी का मतलब होता है अंत्योदय, मतलब फोकस ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इन्हीं के नाम पर आपको बहुत सारी योजनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे ग्रामीण कौशल्य योजना, इसके अलावा आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, राइट। इनके नाम पर आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। तो इनकी फिलॉसफी जो है बेसिकली इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, और हमारे अंत्योदय का कॉन्सेप्ट किसने दिया? दीनदयाल उपाध्याय ने दिया बेसिकली, ठीक है। और भारतीय जनसंघ के की लीडर हुआ करते थे, और अल्टीमेटली यही भारतीय जनसंघ आगे आके बीजेपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर इन्होंने 1951 में जो है बेसिकली ये बनाया था, राइट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा, बाय द वे इनके न्यूज़पेपर का नाम अगर बताऊं मैं तो स्वदेश जो है इनके न्यूज़पेपर का नाम हुआ करता था, डेली न्यूज़पेपर। और एक और इनका वीकली न्यूज़पेपर भी था जिसको बोलते थे पंचजनिया, है ना। पंचजनिया भी जो है इनका एक आपको न्यूज़पेपर देखने को मिलेगा। तो क्योंकि ये न्यूज में बना हुआ है इसलिए जो है पंचजनिया न्यूज़पेपर आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो सबसे पहली बात तो हमारी जो रिसेंटली एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है, उस किसकी कमेटी, किसके अंदर आती है कमेटी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। इसने अपनी रिकमेंडेशन दी है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस दे दिया है। किस चीज का क्लियरेंस दिया है? कमाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करने में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। और इसके तहत लगभग आपके 24 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, 23.5-24 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ये जो कमाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये एक मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जो कि किसके थ्रू लॉन्च किया गया, प्रपोज किया गया? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एनपीएससी के साथ, ठीक है। मतलब ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सरकारी कंपनी है बेसिकली, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बेसिकली। कहां पर देखने को मिलेगा? ये आपको कमला नदी के ऊपर देखने को मिलेगा। अब ये जो कमला नदी है ये ट्रिब्यूटरी है सुबनश्री की, और जो सुबनश्री है वो ट्रिब्यूटरी है आपकी ब्रह्मपुत्र की। तो जिस तरीके से ऐसे जब ब्रह्मपुत्र जब इंडिया के अंदर इस तरीके से आपका एंट्री मारती है, ऐसे इस तरीके से, तो यहीं पर आपको जो है सुबनश्री यहां पर आपको जो है देखने को मिलती है, सुबनश्री नदी। इसी सुबनश्री नदी की एक और जो है आपको ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं हम कमला। तो ये कमला के ऊपर जो है बेसिकली ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड रेडियो डे। तो वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी को हर साल बेसिकली, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन रेडियो इन 1946। इस साल की जो थीम थी वो थी रेडियो एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हम किस तरीके से एआई को सिर्फ एक टूल के यूज में यूज करेंगे, बल्कि उसको वॉइस नहीं बनाएंगे, ठीक है। इससे हम ये सीख रहे हैं बेसिकली, इस साल की जो ये पूरा का पूरा थीम जो बनाई गई, ये हाईलाइट करती है कि हम एआई से जो है अपने कंटेंट को एनहेंस कर सकते हैं, लेकिन
सिर्फ और सिर्फ हम उस पर डिपेंडेंट हो जाए ऐसा नहीं है। तो इट एम्फेसाइज दैट टेक्नोलॉजी मस्ट रिमेन एज अ सपोर्ट सिस्टम बट नॉट एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन वॉइस, राइट। इसके अलावा यूनेस्को जो है 2011 के अंदर सबसे पहले इसको जो है प्रपोज करेगा और फिर 2012 के अंदर इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसी के बेसिस पर आपको देखने को मिलेगा भारत के अंदर AIR, ऑल इंडिया रेडियो, पॉपुलरली इसी को बोला जाता है आकाशवाणी। बेसिकली क्या है, ये पूरे जो है ब्रॉडकास्टर है, जो है इंडिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर है, नेशनल ब्रॉडकास्टर है। ये मोटो क्या है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, फॉर वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द मासेस। तो ये जो AIR है ये 1936 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद जब इंडिपेंडेंस भारत आजाद हो गया तो ये पब्लिक ओनरशिप के अंदर आया, मतलब सरकारी बना। आज के टाइम पर AIR जो है पूरी दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया के अंदर, राइट। तो वर्ल्ड रेडियो डे आपको जो है 13 फरवरी को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज एक फिल्म है जिसका नाम है बूंग। ये जो बूंग फिल्म है इसको बनाया गया है, फरहान अख्तर ने बेसिकली इसको डायरेक्ट किया है और इसी को रिसेंटली जो है अवार्ड मिला है, बाफ्टा अवार्ड मिला है बेस्ट फॉर चिल्ड्रन एंड फैमिली इन लंदन के अंदर। लंदन के अंदर ये बाफ्टा अवार्ड बेसिकली आपको बूंग मूवी को देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दिल्ली डिक्लेरेशन। ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन है ये जुड़ा हुआ है अरब कंट्रीज और इंडिया के अलग अलग कोऑपरेटिव इनिशिएटिव्स को लेके। तो इंडिया ने होस्टेड 22 मेंबर्स ऑफ द लीग ऑफ अरब। ये जो अरब लीग है बेसिकली लीग ऑफ अरब, ठीक है, ये 1945 में स्टैब्लिश करी गई थी। जितनी भी अरेबियन कंट्रीज है कैरो के अंदर स्टैब्लिश करी गई थी, इजिप्ट के अंदर, विद द एम ऑफ स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन अमंग द अरब कंट्रीज, ठीक है। करंटली जो है इसके अंदर आपको 22 कंट्रीज देखने को मिलेंगी जो वेस्ट एशिया से नॉर्थ अफ्रीका तक आपकी फैली हुई हैं। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके साथ हमारे जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रोजेक्ट चलते हैं, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वाला कॉन्सेप्ट चलता है ना। इसके अलावा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, देखो अभी कितने हम चीता जो है क्या नाम है भारत के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं। रिसेंटली जो है बोट्सवाना से हम जो है 8 इस साल मंगाने वाले हैं। एनवायरमेंट लाइफस्टाइल की बहुत सारी चीजें होती हैं। डिजास्टर रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है कोऑपरेशन किया जाता है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, बायोफ्यूल्स के ऊपर बात की जाती है। तो दिल्ली डिक्लेरेशन आपका जुड़ा हुआ है किससे, लीग ऑफ अरब और इंडिया की मीटिंग के साथ, एनर्जी कोऑपरेशन के साथ, चाहे वो इकोनॉमिक और इनोवेशन को लेके हो, चाहे वो आपका जो है डेवलपमेंट और वेलफेयर को लेके हो, चाहे कल्चर और पीपल टू पीपल इनिशिएटिव्स को लेके हो, टूरिज्म को लेके हो, साइंटिफिक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को लेके हो। तो दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 ये थी हमारी फरवरी की 2026 की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। और अब आपको जो है एक लाइव क्लास देखने को मिलेगी जिसमें हम अभी तक के टॉप 100 करंट अफेयर्स जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही जल्द वो मैं लाइव सेशन लूंगा आपका और उसके अंदर जो है हम टॉप 100 अपने क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बोलूंगा कि ये तो आप एटलीस्ट तब तक के लिए रीड कीजिए, राइट। तो PDF जो है आपको इसकी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा एग्जाम पास आ रहा है, जितना ज्यादा हम फोकस बढ़ाएंगे, फालतू की चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, उतना बेटर रहेगा। आई होप कि अब तक आप अपना स्टैटिक वाला पार्ट पूरा कर चुके होंगे और अभी आप क्या कर रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो यही सजेशन है, वही सही ट्रैक है। जितने ज्यादा आप इस टाइम पर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर बेसिकली आपका कम होएगा, क्योंकि अभी आपने सिर्फ पढ़ा, कंटेंट पढ़ा, छोड़ दिया, रीड कर लिया, PDF उधर पड़ी है, नोट्स थोड़े बहुत बना लिए, लेकिन जब तक हम उसको प्रैक्टिकली क्वेश्चन के रूप में नहीं सॉल्व करेंगे तब तक जो है वो प्रेशर जो है माइंड जो है देख ही नहीं पाएगा। और सडनली पेपर के अंदर चले गए तो फिर नहीं हो पाएगा, दिक्कत होगी, प्रेशर बिल्डअप होएगा। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन आप अभी निकाल सके अपनी आंखों के आगे से, डजंट मैटर सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा, देख के सॉल्व करो, उसको एक बार ध्यान रखो, ठीक है। तो अभी तो यही तरीका है, टॉपिक वाइज अपने जितने ज्यादा क्वेश्चन जो है आप अपनी आंखों के आगे से निकाले उतना बेस्ट रहेगा। ज्यादा से ज्यादा जो है मॉक पेपर्स दीजिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाइए। एंड करंट अफेयर जो है अभी तक आपके हमारे जो है फरवरी 2026 तक के कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद के मार्च के और प्लस ओवरऑल पिछले 5 महीनों में जितने भी टॉप 100 करंट अफेयर्स होंगे वो हम लाइव सेशन के अंदर जो है मिलेंगे और तब देखेंगे उसके बारे में फर्दर आपके एग्जामिनेशन के अंदर आपको एक एज देने के लिए, राइट। तो इसी अच्छे नोट के साथ, एक अच्छी एनर्जी के साथ मैं इस वीडियो को यहां खत्म करता हूं और फिर मिलता हूं आपसे जल्दी दूसरे सेशन के अंदर। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद एवरीवन।